मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपको पता है सॉलिड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे सॉलिड में। और सॉलिड एज इट इज कंडीशन में रहता है, यानी उसका जो शेप साइज रहता है वो एज इट इज रहता है जब तक कि हम उसको, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम उस पर डालेंगे, ऑल साइड से भी डालते हैं, तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में उसकी शेप साइज कैसी रहेगी, कांस्टेंट। यानी अगर उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाता है, ऑल ऑल डायरेक्शन से डालेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे रहेगा, जीरो। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा उस बॉडी में, तो इन दैट कंडीशन वो बॉडी उसी शेप में रहती है, एज इट इज रहती है। आपको मैटर में पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीन कंसेप्ट होते हैं। वैसे प्लाज्मा भी आया है उसमें एक और, तो मैटर में ये भी कंस्टिट्यूएंट आता है प्लाज्मा। अभी तक के आपने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये पढ़ा होगा, और एक और आता है दैट इज अ प्लाज्मा। मैटर इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा आल्सो। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिर्फ सॉलिड का कंसेप्ट ले रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में जैसे मैंने बोला है कि उसमें बहुत सारे एटम मिला के सॉलिड बना हुआ है। हर एक एलिमेंट आपला सॉलिड म्हणा, लिक्विड म्हणा, गॅसेस म्हणा, याच्यात ॲटम्स असतात, पण आपण एक सॉलिड कन्सिडर करतोय। तो सॉलिड हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर मैं उसको ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करती हूँ, यानी एक्सटर्नल फोर्स इन दैट कंडीशन कैसा रहेगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तो बॉडी उसी शेप में रहेगी। जैसे हमारे घर के टेबल या चेयर्स है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, आप देखोगे सालों से उसको देखते आ रहे हो, वो उसी शेप में, उसी साइज में दिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखता है। लेकिन हम उसकी जगह लिक्विड या गैसेस लेते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में उसमें भी चेंजेस होता है। हाँ, लिक्विड अगर आप एक भर के रखो लिक्विड को, क्या होगा इन दैट कंडीशन, आप अगर उसको भरते हो उसका एवापोरेशन स्टार्ट होते रहेगा, यानी उसमें वो लिक्विड कम कम होते जाएगा, ये प्रोसेस होगी। लेकिन हम अगर सॉलिड को लेते हैं तो सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज हो नहीं हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज रहो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो सॉलिड उसी कंडीशन में मिलता है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। हाँ बोला। हे कर बेटा, मला तुझा आवाज नाही समजत आहे। चॅटिंग मध्ये सांग मला काय आहे तर मध्ये होऊ शकते, पण ती केमिकली चेंजेस झाला, फिजिकली त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत नाही, म्हणजे त्याचा शेप साइज मध्ये काही फरक पडत नाही असं। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं कि हम अभी के लिए यही कंसिडर, वो केमिकल में नहीं घुसेंगे हम, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि अगर फोर्स अप्लाइड होता है उस बॉडी पे तो इन दैट कंडीशन उसके शेप साइज में कोई चेंज नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अगर रखते हो तो इन दैट कंडीशन सॉलिड उसी स्टेट पे मिलता है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप जो बोल रहे हो वो कापूर का एग्जांपल, तो वो ठीक है, वो सॉलिड भी है, उसके शेप साइज में भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आप उसको डिब्बी में भर के रखो तो उसमें चेंजेस होता है क्या? उसको एक डिब्बे में भर के रखो, उसमें चेंजेस होता है क्या? वो एज इट इज रहता है। हाँ, जब उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर में लेके आते हो तो ठीक है, इन दैट कंडीशन उसके शेप में भी चेंज होता है, उसके साइज में भी चेंज होता है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ फोर्स नहीं हुआ, वो विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस हुआ उसमें, फिजिकली उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा मैंने कहा है। और कापुरात होतो म्हणा फिजिकली, कारण तुम्ही म्हणू शकता त्याची साइज शेप चेंज होते म्हणून, पण फोर्समुळे नाही होत, ॲटमॉस्फिअरमुळे होते। पण एक्सटर्नल फोर्स तिथे असं म्हणायला काही हरकत नाही की एक्सटर्नल फोर्स झिरोच राहतो, शेप चारही बाजूनी सारखाच दिसतो तुम्हाला त्याचा, असं नाही की एका साइडनी खराब वेगळा दिसतोय आणि दुसऱ्या साइडने वेगळा दिसतोय असं नाही। ठीक है, तो दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो उसे हम अब देखो, जब जब आपने एक सोचा होगा कि अगर मैंने उस पे सपोज एक फोर्स अप्लाइड किया, एक सॉलिड मटेरियल है, जसं आपलं एखादा तार असेल, त्या ताराला मी ओढायचा प्रयत्न केला किंवा त्याला बेंड करायचा प्रयत्न केला, स्ट्रिंग असेल किंवा एखादं ताट असेल, मेटलचं प्लेट असेल, मेटल की प्लेट ली मैंने, उसको अगर मैंने थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो जनरली वो जो मटेरियल रहता है वो खुद को पहले अपने मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। यानी मैंने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं किया, पूरा बेंड नहीं किया उस प्लेट को या उस मटेरियल को, मैंने थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई किया उस मटेरियल पे। एक प्लेट रखो,
उस प्लेट पे आप देखो, पतली प्लेट होंगी और उस पे आप अगर बहुत मोटी रही तो नहीं होगा, लेकिन एक पतली सी प्लेट है उस पे आप अगर फोर्स डालोगे तो क्या होता है कि जैसे आप फोर्स रिमूव करते हो तो वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है। यानी सॉलिड कंसेप्ट में कैसा होगा कि अगर हम थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी खुद को अब रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। या फिर हम एक रबर ले, अब बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। सॉलिड मटेरियल में भी बहुत सारे सॉलिड मटेरियल है जो डिफरेंट कंसेप्ट में है। जैसे हम रबर लेंगे तो वो इलास्टिक मटेरियल है। हम ये मेटल की प्लेट्स वगैरह लेते होंगे, मेटल एलिमेंट लेते होंगे तो उसमें भी थोड़ी अमाउंट में इलास्टिसिटी होती है एज कंपेयर टू द रबर। यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा, उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा सॉलिड की। कौन सा सॉलिड लेते हैं, हम मेटल लेते हैं, इलास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक का मग अगर रहेगा उसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म होना यानी उसके शेप साइज में चेंजेस होना, तो वो डिफॉर्म हो जाता है। जैसे हम फोर्स निकाल डालते हैं वो अपना रिस्टोर हो जाता है, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यानी इसमें एक हमने देखा है वो सॉलिड ही है, प्लास्टिक है लेकिन सॉलिड ही है, लेकिन हम उस पे फोर्स डालेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाता है और जैसे हम फोर्स निकाल डालेंगे वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। आपका टेनिस का बॉल लो या आप रबर का बॉल लो, रबर इज ऑल्सो सॉलिड मटेरियल, प्लास्टिक जो है वो भी सॉलिड मटेरियल है, प्लास्टिक का बॉल लो। हम रबर के बॉल को अगर प्रेस करते हैं तो हम छोड़ देंगे उसको, उसको निकालेंगे, फोर्स उसका निकालेंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। प्लास्टिक का बॉल ऐसा नहीं होता है, हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप साइज दोनों चेंज हो जाता है और वो वैसे की वैसे ही फॉर्म में रहता है, उसमें कोई चेंजेस, यानी वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मटेरियल है कि जिसपे हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। रबर को हम खींचेंगे और छोड़ देंगे तो फिर से वो अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। यानी अगर मैंने एक रबर लिया, इस रबर को लिया और ऐसे खींचा मैंने, ये इतना रबर था, इसको और खींचा मैंने, छोड़ दिया तो फिर से ये इतना ही बनता है। यानी साइज शेप में चेंज हो जाता है लेकिन छोड़ने के बाद, फोर्स निकालने के बाद ये रिस्टोर हो जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपको वैसे भी पता है कि जो आपके एटम्स होते हैं उसमें खुद में एक फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वो मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही वो एक दूसरे से, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू द गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनमें। ठीक है, तो वो जो उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हम उस फोर्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही छोड़ रहे हैं तो वो जो उसमें जो डेवलप हो रहा है वो कौन सा फोर्स, उस मॉलिक्यूल्स में जो डेवलप हो रहा है वो कौन सा फोर्स हो रहा है, तो दैट इज अ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रिस्टोर करता है उसको। वो फिर से उसके प्रॉपर्टी के कारण वो उसको फिर से मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। यानी हर एक डिफॉर्मेशन में डिपेंड ऑन मटेरियल। मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे इसने बोला था मुझे कपूर, ये तो सॉलिड है फिर भी ये तो इसका तो शेप साइज चेंज होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, तो वो मटेरियल डिफरेंट है। डिपेंड करेगा आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन हो सकता है ऐसे। तो ये बहुत सी ऐसी सॉलिड्स है कि जिसमें हम डिफॉर्म भी करेंगे और उसके उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी अपना डायमेंशन चेंज करेगी। डायमेंशन चेंज करना यानी क्या, डायमेंशन चेंज करना यानी क्या, उसके शेप में चेंज होना, उसके साइज में चेंज होना, उसके वॉल्यूम में चेंज होना। लिक्विड रहा तो वॉल्यूम भी बोल सकते हैं हम। शेप साइज एंड वॉल्यूम के हिसाब से अगर उसमें चेंज हो जाता है तो उस बॉडी को, उसे हम कौन सा बोलते हैं, डायमेंशनल चेंज बोलते हैं। उसे हम कौन सा बोलते हैं, इतना सारा नाम नहीं लेते हम, शेप साइज वॉल्यूम ऐसा ना बोलते हुए हम उसको एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अ डायमेंशंस। ठीक है, तो हम अगर जैसे मैंने अभी आपको रबर के बॉल का एग्जांपल दिया, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी डिफॉर्म हुई। डिफॉर्म होना, that force, the force due to which the body get deformed, that force is called as a deforming force। उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस फोर्स के कारण बॉडी के डायमेंशन में चेंज हुआ, शेप साइज में चेंज हुआ, that force, that external force is called as a deforming force। तो what is meant by deforming force? A force
force due to which external force, external force due to which the body get deformed, that force is called as a deforming force. उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? तो डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन बोला तो डायमेंशन चेंज होता है, मैंने ऐसा वर्ड यूज किया है। अब इसमें मैंने बोला कि बॉडी पे भी डिपेंड करता है किस टाइप की बॉडी है, तो हम इसमें जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वो इलास्टिक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। कौन सी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं? इलास्टिक बॉडी। तो हम व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक बॉडी? अब body come to its original shape and size after removing the deforming force। अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी से निकाल देती हूँ तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में अगर वापस आ जाती है तो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अ इलास्टिक बॉडी। उस बॉडी को हम कौन सी बॉडी बोलते हैं? इलास्टिक। जैसे मैंने आपको एक बॉल का अभी एग्जांपल दिया, मैं बॉल को अगर प्रेस करूंगी रबर के बॉल को और छोड़ दूंगी तो वो फिर से अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है, तो उस बॉडी को हम कौन सी बॉडी बोलेंगे? इलास्टिक। अगर मैं क्ले लूं, मड का बॉल लूं या क्ले का बॉल लूं, उस पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया और छोड़ दिया तो वो डिफॉर्म हो जाती, क्या डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती है, रिगेन नहीं करती है, रिगेन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा नहीं होता है। यानी वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस नहीं आती है। मैंने गोल ली थी, क्ले का बॉल, मिट्टी का बॉल लो और उस पे आप फोर्स अप्लाई करो, गीला सूखा हुआ नहीं, सूखे उस पे डालोगे तो वो तो टूट ही जाएगा और वो फिर से वो भी डिफॉर्म होने के बाद अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस नहीं आएगा। क्ले का हमने बॉल लिया, उस पे फोर्स अप्लाई किया, वो मे बी रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर शेप में हो जाएगा या और किसी शेप में हो जाएगा, लेकिन मैं अगर मेरा हाथ निकाल डालूं तो अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आता है, तो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक बॉडी। उस बॉडी को हम कौन सी बॉडी बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक बॉडी? अ बॉडी regain its original dimension after removing the deforming force, after removing the deforming force, that body is called as a elastic body। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, यानी जिस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आना, ये उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है। मैंने रबर का एग्जांपल दिया, रबर को खींचा, वो उसका डायमेंशन चेंज हो गया, जैसे मैंने छोड़ दिया वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ गया, यानी वो जो हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ रहा, यानी उस पे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाना, ये प्रॉपर्टी जो जिस बॉडी में है तो उसे हम कौन सी बॉडी बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हम रबर दे सकते हैं, मेटल दे सकते हैं, कॉर्ड्स दे सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? तो इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल है। व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक बॉडी? सेकंड डेफिनेशन आती है आपकी, व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक बॉडी? अ बॉडी व्हिच डज नॉट regain its original dimension after removing the external force, that body is called as a plastic body। अगर वो उस बॉडी पे अगर मैं फोर्स निकाल डालूं तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आती होगी, तो उस बॉडी को हम कौन सी बॉडी बोलेंगे? दैट इज अ प्लास्टिक बॉडी। फॉर एग्जांपल क्ले, मड, आप इसका वो आपकी बिरला व्हाइट पुट्टी जो रहती है वो एग्जांपल ले सकते हो, सॉलिड बॉल, मेटल का बॉल रहा सॉलिड का, वो भी ले सकते हो, लेकिन उस पे भी हम फोर्स डालेंगे, बहुत ज्यादा कड़क होगा तो नहीं कर सकते, वो डिफॉर्म होने के बाद अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आएंगी। तो ये सारे जो एग्जांपल है वो कौन से बॉडी के एग्जांपल आते हैं? तो प्लास्टिक बॉडी के। और जिसमें ये प्रॉपर्टी है जो ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आना, ये जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारी डेफिनेशन है, डिफॉर्मिंग फोर्स भी है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक बॉडी, व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक बॉडी, ये सारे हैं, उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो आप वो नोटिफाई करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, देखो हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें ज्यादातर हम मेटल का बिहेवियर देख रहे हैं, इसका बिहेवियर देख रहे हैं मेटल का। मैंने पहले ही बोला कि जब हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी खुद का एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है, जैसे हम फोर्स निकालते हैं तो वो रेस्टोरिंग फोर्स, जैसे हम स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, ये स्प्रिंग है, ऐसा मैंने इसको यहाँ से दबाया तो ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, मैंने इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन ये जो बॉडी है ये तभी अपने खुद के इसमें भी एक फोर्स डेवलप करती है, और वो कौन सा फोर्स रहता है, तो रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैंने इसमें प्रेस किया तो इसने खुद में इंटरनली अपने इसमें एक फोर्स डेवलप कर लिया, वो कौन सा फोर्स डेवलप किया, तो रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स, इसको जैसे ही मैं ये फोर्स निकाल डालती हूँ तो ये रेस्टोरिंग फोर्स उसको फिर से अपने ऐसे डायमेंशन में, जो पहला डायमेंशन था उसका, उसी डायमेंशन में लेके आती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है उसके रेस्टोरिंग फोर्स है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ये अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ये रिवर्स जाएगा। डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। उस अपोजिट डायरेक्शन के कारण वो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाती है। तो बॉडी के अंदर जो कौन सा फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, हम बॉडी पे जो अप्लाई करते हैं वो कौन सा फोर्स है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। ये ध्यान में, वर्ड की तरफ ध्यान दो मेरे। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर होता है, और हम बॉडी पे जो डालते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, तो रेस्टोरिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। ये रेस्टोरिंग फोर्स और अप्लाई करने वाला आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला अभी कि बॉडी में हम जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे बॉडी के शेप और साइज में चेंज होता है, ठीक है, डायमेंशन में चेंज होता है। अब ये जो चेंज होता है वो लेंथ वाइज भी हो सकता है, वो आपका एरिया वाइज भी हो सकता है, या फिर हम उसको शेप भी बोल सकते हैं, साइज वाइज, या फिर हम उसको शेप वाइज भी बोल सकते हैं। लेंथ यानी साइज ही बोल सकते हैं, साइज वाइज भी हो सकता है, शेप वाइज भी हो सकता है, और वॉल्यूम वाइज भी चेंजेस हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी कौन सी है, उस हिसाब से उस बॉडी के साइज में भी चेंज हो सकता है, शेप में भी चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम वाइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस बोला तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रेस। क्या दे रहे हैं हम उस पे, स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस देने के कारण उस बॉडी में जो डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है स्ट्रेन। इसे हम ताण बोलते हैं मराठी में, आणि स्ट्रेन म्हणजे तन्यता म्हणतात। जैसे हम फॉर एग्जांपल रबर का ले सकते हैं, रबर को हम स्ट्रेस दे रहे हैं यानी उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे, खींच रहे, जैसे जैसे हम उसको खींचते हैं वैसे वैसे वो लंबा लंबा हो जाता है। लंबा होना यानी उसमें क्या हो रही है, स्ट्रेन हो रही है। अब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन ऐसी भी हो सकती है, साइज वाइज भी हो सकती है, शेप वाइज भी हो सकती है, एंड वॉल्यूम वाइज भी हो सकती है। तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, हम स्ट्रेस पर यूनिट, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इंटरनल, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, इंटरनल restoring force per unit area, per unit area, that is called as stress। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ये बाद में पढ़ेंगे हम स्ट्रेन, आज हम स्ट्रेस पढ़ेंगे, और स्ट्रेस के ये तीन पार्ट पढ़ेंगे, साइज वाइज, शेप वाइज एंड वॉल्यूम वाइज स्ट्रेस, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय F and area is denoted by A. What is mean by F upon A? एक फॉर्मूला डेवलप होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, पता है, नो मास के साथ फोर्स पर यूनिट एरिया, F is equals to m into a, the mass into acceleration झालं ना ते, not A is here the area, pressure, फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर। हम उस बॉडी पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, यानी उस बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। हम इसका यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ आपका, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओ अब मुझे इसके, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, एल, एल टू,
L1 T minus 2. हे लक्षात ठेवा, फोर्सचं डायमेन्शन तुम्हाला खूप ठिकाणी कामात पडते. L1 M1 T minus 2 हे लक्षातच ठेवा फोर्सचं. आणि याच्या उलट जूलचं म्हणजे वर्क डनचं, जिथे जिथे जूल येत असेल त्याच्यासाठी इथे फक्त 2 आहे. हे दोन तर लक्षात म्हणजे डोक्यातून काढायचेच नाही डायमेन्शन. कुठे यूज होते हे डायमेन्शन. तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T minus 2. एरिया का डायमेंशन क्या है आपका, L2. एरिया का डायमेंशन क्या आता है, L2. ये 2 अगर ऊपर चला जाता है तो 1 minus 2, दैट इज -1. तो आपका डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या आता है, L minus 1 M1 and T minus 2. स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हुआ, L minus 1 M1 T minus 2. ये ध्यान में रखो, ठीक है. तो आज के कंसेप्ट में देखो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, पूछो मुझे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लेम आहे कोणाला, व्हॉट इज मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हॉट इज मीन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, हा, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, अँड देन स्ट्रेस अँड देन स्ट्रेन. हे आता शब्द हेच ऐकायला मिळतील, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन. तर हे साइज वाईज याला टेन्साइल स्ट्रेस म्हणतात. शेप वाईज जर असेल तर त्याला म्हणतात व्हॉल्यूम किंवा शियर स्ट्रेस म्हणतात. आणि व्हॉल्यूम वाईज जी असते, सॉरी शेप वाईज, आणि हे एक व्हॉल्यूम वाईज आहे. व्हॉल्यूम वाईज जी स्ट्रेस असते त्याला बल्क स्ट्रेस म्हणतात. नाव आहेत आता याचे वेगवेगळे, हे तुमच्यासाठी नवीन नाव आहे. पण हा जो चॅप्टर आहे तुम्ही इंजिनिअरिंगला जरी गेला तरी तिथे कामात येणार पहिल्या वर्षाला. हा, सरफेस स्ट्रेस पण म्हणतात याला, म्हणतात सरफेस स्ट्रेस. ही टेन्साइल झाली, ही सरफेस झाली, आणि ही जी झाली याला म्हणतात शियर स्ट्रेस, व्हॉल्यूम वाईज स्ट्रेस. वेगवेगळी नावं आहेत त्याला, 2-3 नावं आहेत वेगवेगळ्या टेस्टला. तुम्ही त्यावर डिपेंड करते कसे कसे घेत जाता. तुमच्यासाठी नावं तुमच्या टेक्स्टबुकला दिलेले आहेत, त्याला डिफरंट नावं दिलेली आहेत. फक्त आता याच्यामध्ये जे चेंजेस होतात ते डिफरंट होतात. जसं पहिली जी घेतोय आपण, साइज वाईज जी घेतोय, ज्याच्यात त्याला टेन्साइल स्ट्रेस म्हटले असेल, किंवा मग यालाही सरफेस वर्ड आहे का त्याच्यात, टेन्साइलला सरफेस म्हटलेलं आहे का, एरिया वाईज आहे, पण ही लेंथ वाईज आहे, नॉट एरिया वाईज आहे. बघ रे टेक्स्टबुक मध्ये पहिली स्ट्रेस कोणती दिलेली आहे. स्ट्रेसचे पहिला तर डेफिनेशन काय, इंटरनल, मी शॉर्टकट मध्ये लिहिते, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress. Okay, there are 3 types of stress. Tensile है, यालाच लॉन्जिट्यूडनल म्हणतात. यालाच लॉन्जिट्यूडनल म्हणतात, टेन्साइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. आता याच्यामध्ये त्या बॉडीच्या लेंथ मध्ये चेंजेस होतो. कशात चेंज होतो, लेंथ मध्ये. इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही अप्लाइड होगा, लेकिन अगर उसके लेंथ में चेंज होता होगा तो देयर इज अ चेंज इन अ लेंथ, then that type of stress is called as a tensile stress or longitudinal stress. For example, अगर मैंने एक वायर ली और यहाँ पे इसके वेट अटैच करके रख दिया, 10 किलो का वेट अटैच किया, मेटल की भी ली, पतली सी मेटल की वायर भी ली, और उसको मैंने 10 kg का वेट अटैच कर दिया. इसकी स्टार्टिंग में लेंथ कैपिटल एल है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, जैसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये जो इसका मोटापा है इसमें चेंज होगा, यानी इसकी लेंथ बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, जो आपको दिखाई भी नहीं देगी, बहुत माइनर अमाउंट में चेंज होगा. अब ये जो थोड़ी सी चेंज हुआ है उसके लेंथ में, ड्यू टू दिस 10 न्यूटन फोर्स, इस फोर्स के कारण इसमें ये जो चेंज हुआ, लेंथ वाइज चेंज हुआ. मेरी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है, ये बदल के कितनी हो गई, स्मॉल एल, चेंज इन लेंथ कितनी हो गई, स्मॉल एल हो गई. तो इन दैट कंडीशन मैंने इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स,
और इसके एरिया में चेंज हुआ, यानी इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो इसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पतला हुआ, जो इसका डायमीटर सपोज पहले 0.2 मिलीमीटर होता होगा, तो वो मे भी 0.23 सॉरी 19 या 0.18 मिलीमीटर ऐसा हुआ होगा उसका डायमीटर, यानी इसके इस एरिया में फरक गिर रहा. आप मोठे हिसाब से अगर लेते हो, आपने अगर तुमची आई कणिक भिजवते त्याचा गोळा घ्या आणि त्या गोळ्याला असं असं फिर हे करा, काय होतं, पतला होतो की जाडा होतो, हा हा त्याचा जो जाडेपणा आहे तो कमी होत जातो आणि इकडे त्याची लेंथ काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजे तुम्ही फोर्स अप्लाइड केल्यानंतर, हा तुम्ही फोर्स अप्लाइड केल्यानंतर पर युनिट एरियावर तुम्ही त्याचा फोर्स अप्लाइड केला तर देयर इज अ चेंज इन अ लेंथ. चेंज कशात होतोय, लेंथ मध्ये चेंज होतोय. त्या टाइपच्या स्ट्रेसला तुम्ही कोणती स्ट्रेस म्हणता, दॅट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस. दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. अगर हम एक आटे का गोला ले और उस पे फोर्स अप्लाइड करते जाए हाथों से, तो उसके एरिया में या उसका जो विड्थ है वो कम होती जाती है, यानी उसका एरिया कम कम होते जाता है और लेंथ बढ़ती जाती है. ये जो लेंथ वाइज चेंज हुआ ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन रेस्टोरिंग फोर्स applied on a body, internal restoring force per unit area. हम internal restoring force नहीं आएगा, external force आएगा. internal सॉरी एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके कारण उस बॉडी में किस में चेंज हो रहा है, तो उसके लेंथ में चेंज हो रहा है. किसमें चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है. तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज अ, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. उसे हम कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस. फॉर्मूला वही जाएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन चेंज किस में हो रहा, दैट इज अ चेंज इन साइज. साइज चेंज हो रही है. जो 10 सेंटीमीटर की थी वो बढ़ के कितनी होगी, तो 10.1 सेंटीमीटर हो गई, यानी उसके किस में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है. तो देयर इज अ चेंज इन साइज. दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. और उसे हम कौन सी स्ट्रेस बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. फिर से स्ट्रेस ही है तो यूनिट सेम है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज आल्सो सेम, दैट इज L-1 M1 and T-2. कैसे निकाला था मैंने वो बोला था. तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. इसमें किसी को प्रॉब्लम है, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं. सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेस कल ले लेंगे. अभी बताओ मुझे, ये आपको चैप्टर इसके थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको 12th में यूज होने वाला है, थोड़ा थोड़ा, और आप इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो ये पूरा चैप्टर ही रहेगा, उस हिसाब से काम में आएगा वो. तो अभी बोलो मुझे, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? गर्ल्स है कुछ प्रॉब्लम? इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोला है. चलो ये भी एक वर्ड है, और एक वर्ड है इसको, कंप्रेसिव बोला है. कंप्रेसिव नाम की तरफ ध्यान देना. 3 टाइप्स नाम मैंने बताए, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं. ये वर्ड की तरफ ध्यान देना. सेकंड वाली शायद से वॉल्यूम स्ट्रेस आएंगी आपकी. वॉल्यूम स्ट्रेस आती है, उसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला है. स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों साथ में लिए, लेकिन मैं पहले स्ट्रेस कंप्लीट करूंगी और फिर स्ट्रेन में आ जाऊंगी, और फिर शियर स्ट्रेस आती है. इसमें बोलो, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. ये वॉल्यूम की स्ट्रेस दी हुई है. नेक्स्ट वाली जो दी है वो वॉल्यूम स्ट्रेस बोली है. ले लेते हैं अभी टाइम है तो. वॉल्यूम स्ट्रेस, इसे नाम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी दिया है. यानी फिर से इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ही जाएगा, लेकिन इसके कारण उसके वॉल्यूम में अगर चेंज होता है